नमस्कार, डीजाना न्यूज के विशेष कार्यक्रम भारत मांगे बदला में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। लद्दाख में गलवान के पास एक बार फिर से युद्ध की नौबत आ गई है, बल्कि मैं ये कहूं कि युद्ध शुरू हो चुका है। कल जिस तरह की झड़प हुई उसको हालांकि सरकारी तौर पर युद्ध नहीं कहा जा रहा है, लेकिन उस झड़प में एक कर्नल सहित हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और भारत का यह दावा है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का यह दावा है, अमेरिकी की एक एजेंसी ने दावा किया है कि चीन आर्मी के लगभग 43 लोग मारे गए हैं। उनमें उनका भी एक कमांडिंग ऑफिसर है जो मारा गया है इस युद्ध में। और अब पूरा भारत एक बार फिर से बदला मांग रहा है, ठीक वैसे ही बदला मांग रहा है जैसा हमने पाकिस्तान से लिया था, सर्जिकल स्ट्राइक कर कर, एयर स्ट्राइक कर कर। आज भारत एक बार फिर से अपने 20 जवानों के खून का बदला लेना चाहता है चाइना से, क्योंकि 1962 का जख्म, 1962 का दर्द, 1962 का अपमान हम अभी तक भूले नहीं हैं, जब हमारे सेना को पिछड़ना पड़ा था, शिकस्त खानी पड़ी थी। लेकिन 1975 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन ने अपनी दोगली नीति को अपनाते हुए हमला किया है। उसके बाद से लगातार कई बार लद्दाख में, डोमलाक में, अरुणाचल प्रदेश में झड़पें होती रही, धक्का मुक्की होती रही, मुक्केबाजी होती रही, लेकिन गोलियां नहीं चली। 1975 के बाद पहली बार कल जिस तरह से हिंसक प्रतिरोध किया चाइना ने, वादा खिलाफी की चाइना ने, 10 जून को यह तय हो चुका था लेफ्टिनेंट जनरल से मीटिंग्स में कि दोनों देश हट जाएंगे, चाइना पीछे हट जाएगा। उसने 2 महीने से भारतीय सीमा को आधिपत्य में ले रखा है। 2 महीने से हम उसको लगातार हर स्तर पर लगातार बैठक कर रहे हैं, कूटनीतिक बैठकें हो रही हैं, सैनिकों की बैठकें हो रही हैं, अधिकारियों की बैठकें हो रही हैं। राजनयिक बैठकों में हमने हमेशा ये बताया है कि चाइना 2 महीने से भारतीय सीमा में घुस आया है और ये तय हो गया था 10 जून को कि चाइना वापस चला जाएगा। और जब कर्नल संतोष बाबू और उनकी टीम ये देखने गई कि क्या चाइना पीछे हट रहा है या नहीं हट रहा है, और जब देखा कि चाइना का ट्रुप वहीं पर खड़ा हुआ है, तब संतोष बाबू ने इस पर आपत्ति ली और चाइना पूरी तैयारी के साथ था। उसने रॉड लगी हुई डंडे से, पत्थरों वाले डंडे से कर्नल साहब पर, कमांडिंग ऑफिसर पर हमला कर कर उनकी जान ले ली। उसके बाद भारतीयों ने भी प्रतिरोध दिखाया, बदला लिया, और जिस तरह की जगह पर वो घटना हुई है, जैसा कि विशेषज्ञ बता रहे हैं कि बहुत ही सकड़ी जगह थी, स्लिपरी जगह थी, फिसलन वाली जगह थी, उससे हमारे भी जवान और उनके भी जवान नीचे बह रही नदी में गिरे हैं। मौसम -0 डिग्री के आसपास का था, ठंड और मौसम के कारण बहुत सारे जवानों की मौत हुई है। हालांकि चीन में प्रेस की सेंसरशिप है, वहां पर आंकड़े सही नहीं आ रहे हैं। उनके एक अखबार ने भी 5 लोगों की कैजुअलिटी को माना है, लेकिन जिस तरह से शव उठाने के लिए, घायल सैनिकों को लाने के लिए चीन की वायुसेना के विमान वहां गलवान में पहुंचे हैं, और अमेरिका की जो रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट, और हमारी अपनी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक चीन को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लगभग उसके 43 सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं कर्नल निखिल दीवान जी, कर्नल आशीष मंगलूरकर, जो दोनों फौज में एक लंबे समय तक रहे हैं। उन्होंने कई लड़ाइयां देखी हैं, लड़ी हैं, और चाहे वो लद्दाख का इलाका हो, चाहे वो कारगिल का इलाका हो, चाहे वो सिक्किम का इलाका हो, आप दोनों साहिबान, दोनों फौज के ऑफिसर्स वहां समय समय पर तैनात रहे हैं। फौज की जो रणनीति है, फौज की जो कार्यप्रणाली है, उसको बहुत बारीकी से दोनों कर्नल जानते हैं। आज हम उनसे इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले आशीष जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगा। कर्नल साहब, क्या ये वक्त आ गया कि हिंदुस्तान को बदला लेना चाहिए 1962 का भी और कल की घटना का भी? बिल्कुल बदला लेना चाहिए हिंदुस्तान को। बिल्कुल ये समय आ गया, हिंदी चीनी भाई भाई वाले नौ सिखिया और नए देश नहीं है। हम न्यूक्लियर पावर और एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनने जा रहे हैं, और हमारे पास सब कुछ है। यदि वो चाइना सोचे, कुछ लोग कहते हैं कि चाइना की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अंदर 3500 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके अंदर माउंटेनियस टेरेन है, हमारी फेवरेबल
पॉलिटिकल सिचुएशन, हमारी एयरफोर्स, हमारी मिसाइल्स, हमारी गन पोजीशंस, और पिछले 10 सालों में जो वहां पे 17,000 किलोमीटर के ऊपर की रोड्स कंस्ट्रक्शन हुई, गन पोजीशंस बनी है, बंकर्स बने, उस माउंटेन कोर का एक जो वहां पे उदय हुआ है, इन सब से हम बहुत स्ट्रेंथ वाली पोजीशन में हैं। हमने बिल्कुल बदला लेना चाहिए। इस समय राजनीतिक कूटनीतिक बायकॉट करना चाहिए, उनके राजनीतिक और पूरे दूतावास को बंद करके भेजना चाहिए। और साथ सिर्फ आर्मी क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम सब इंडियंस हैं, हम सब सेक्रीफाइस करेंगे। यूनिलैटरल डिसीजन लेके पूरा व्यापार रोक देना चाहिए, बिकॉज वी आर एट द स्टेट ऑफ वॉर। वी हैड टू शट ऑल द क्लोज। कृपया करके चाइना और इंडिया को इंडिया पाकिस्तान मत बनने दीजिए। ना सोचिए कि इंडिया पाकिस्तान जो होता है तो वो तो ठीक है, बॉर्डर पे होता है, लेकिन उनके क्रिकेट चालू रखे, उनकी गजल चालू रखे, नहीं। हम लोग हमारे 68 बिलियन डॉलर का व्यापार चाइना से हमें होता है, और हमारा सिर्फ 14 करोड़ डॉलर का होता है, 14 बिलियन डॉलर का। चाइना विल सफर मोस्ट। ये टाइम है, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप ये देखिए, हम सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि चाइना ऐसा कर रहा है, हम करेंगे। कल को अपनी प्रॉक्सी स्टेट्स श्रीलंका को बोलेगा कि फिशरमैन पे गोलियां चलवाए, 500 फिशरमैन को पकड़ लेंगे। नेपाल भी उसकी प्रॉक्सी स्टेट है। नेपाल में 6 लाख मदेशीज, वो वहां पे एथनिक क्लींजिंग करवाएगा, दंगे करवाएगा, इंडिया की फोर्सेस को टाई करके रखेगा। ये टाइम है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को टेक ओवर करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास मिलिट्री माइट है। निखिल दीवान जी, ये जो घटनाक्रम हुआ, लगातार 2 महीने से हमारी राजनयिक बातचीत चल रही थी, लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर पर बातचीत हुई और बड़े स्तर पर राजनयिक भी बात कर रहे थे। हटने की बात तय हो गई थी, पीछे जाने की बात तय हो गई थी। चाइना दोगला है, विश्वासघाती है, पलट कर उसने वार किया। आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, अभी जो घटनाक्रम वहाँ गलवान में हुआ है, उसकी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसको अगर हम देख के चलें तो एक तो ये 15-16 जून की रात के दरमियान हुआ है। आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है कि वहाँ पे टेरेन बहुत ख़राब है और वेदर भी बहुत ख़राब है, -20-30 डिग्रीज टेम्परेचर होता है, जिसमें कि एक्सीडेंटल डेथ्स भी होने के चांसेस हैं, जिसकी रिपोर्ट्स अभी फाइनली आना बाकी है। पर जब ये पेट्रोल PP 14 की तरफ अग्रसर हुआ, पेट्रोल पॉइंट 14 की तरफ, तो वहाँ पर अभी भी उन्हें चाइनीज आर्मी के लोग नजर आए, और उनको जब पीछे धकेलने के लिए इन्होंने आवाज उठाई और कार्रवाई की, तब वो PLA ने इनके ऊपर अटैक किया, और उस अटैक के दौरान काफी सारी स्कफल्स हुई। अब इसमें जो इंडिया चाइना के जो प्रोटोकॉल्स अभी तक चल रहे थे कि हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, स्कफल्स और बातचीत के जरिए ही किया जाएगा, तो और मुक्केबाजी होगी, कंधा वंधा एक दूसरे को भिड़ाएंगे। हाँ जी, जैसे डोकला में भी हुआ था या अरुणाचल की बॉर्डर्स पे भी होता रहा है। हथियार नहीं उठाएंगे, हम मुष्टि युद्ध, मलयुद्ध करेंगे, क्योंकि चाइना भी नहीं चाहता है कि भारत के साथ में किसी तरह के युद्ध में वो आए, और स्पेशली अब कोविड के बाद में चाइना इस तरह के एक्शंस या वॉर की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से चाइना का पूरा वर्ल्ड ने विश्व में बदनामी हो रही है, उसकी बदनामी हो रही है, तो वो इस तरह से सर मैं थोड़ा सा आपसे सहमत नहीं हूँ, डिफर रखता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो बल्कि इसलिए ये हमला कर रहा है भारत पर कि वो पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है कि साहब आप सब मेरे खिलाफ हो जाओ, भले ही कोविड को लेकर मुझे बदनाम करो, भले ही WHO पे आरोप लगाओ कि मैंने बताया नहीं, कोविड की हमने बताया नहीं, वायरस भी हमारा बनाया हुआ है, WHO को भी हमने मिसगाइड किया, देश को भी हमने मिसगाइड किया, हम तो डरते नहीं हैं। आप पूरी दुनिया एक तरफ, हम एक तरफ, ये दादागिरी दिखाने के लिए कर रहा है। मैं सर से बात थोड़ा करके फिर आपके पास आऊंगा। ये भी तो एक तरीका हो सकता है चाइना का, चोरी और सीनाजोरी। देखिए, चोरी और सीनाजोरी ये चाइनीज एंगल हमेशा से रहा है, इसको हम नकारा नहीं कर सकते हैं, राइट। मतलब भले ही वो 1975 में जो अरुणाचल में हुआ था, या 1962 की लड़ाई, या इस 62 की लड़ाई भी गलवान से शुरू हुई थी, जो ये पूरे दरमियान, मतलब 1962 से लेके आज हम 2020 में हैं, इन पिछले 40-42 सालों में जितना भी जो कुछ हुआ है, उनकी यूनिलैटरल जो एंगल्स है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। बट आज की तारीख में जब हम एक पूरे विश्व में चाइना का एंगल देखेंगे, तो क्या चाइनीज, क्योंकि उनका जो ग्लोबल न्यूज नेटवर्क जो है, जो माउथपीस माना जाता है चाइना जो का, उनकी सरकारी न्यूज एजेंसी है, उसके ऊपर कल से जो मैं पढ़ रहा हूँ पूरा, कि इवन जो चाइनीज जो उनकी लीडरशिप है, वो इस गलवान के हमले को ज्यादा साथ नहीं दे रहे हैं।
क्योंकि वो जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर और भी आंतरिक उनकी जो मतभेद है। कम्युनिस्ट पार्टी है वो ग्लोबल टाइम्स ने ही खुद लिखा हुआ है कि वो टूट टूट के बिखरती जा रही है। कर्नल आशीष, ये जो बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि 5 लोग मारे गए, जो ग्लोबल एजेंसी की बात कर रहे हैं। पर 43 की खबर है। 43 की खबर हमारी सोर्सेस की खबर है। कितने लोग मारे गए होंगे ये जानना बहुत जरूरी है भारत के लिए, क्योंकि भारत ने तो ये माना है ऑफिशियल तौर पे कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। तो मेरा खून खोल रहा है कि अगर 20 जवान भारत के शहीद हुए हैं तो चीन के 200 जब तक नहीं होंगे तब तक मुझे लगता है कि यहाँ कलेजे में ठंडक नहीं पड़ने वाली। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसे कि कल निखिल दीवानी साहब ने बोला है कि जो चाइना की पॉलिसी रही है कि उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। उनके जो टेक्निकल गुरु रहे वो सन त्सू और माओ त्से-तुंग रहे कि हमेशा एनिमी जब थोड़ा सा भी कमजोर पड़ता है तो इन्हीं के ऊपर वार करो। लेकिन चाइना ये टाइम है, यदि उनके सन त्सू रहे हैं तो हमारे भी चाणक्य रहे, और उनके माओ त्से-तुंग रहे तो हमारे भी बड़े बड़े गुरु विश्व पितामह वगैरह से रहे। तो और फिर हमने तो शिवाजी से भी सीखी हुई है। मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि चाइना ये इसलिए कर रहा है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर टूट पैदा हो रही है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस से ध्यान हटाने के लिए कि चाइना अभी भी असर्टिव, अभी भी वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए बात कर रहे हैं। और जैसे कल निखिल दीवानी ने बोला कि चाइना नहीं चाहेगा कि वॉर इसके ज्यादा एस्केलेट हो, लेकिन वो इंडिया को ब्लीड करने की कोशिश में रहेगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से नेपाल के जरिए और पीओके पे 780 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, और श्रीलंका के थ्रू और नेपाल के थ्रू। अब ये पाकिस्तान तो लगातार हरकत कर ही रहा है, लगातार बैट एक्शन वो सब करते ही रहेगा। वो जो उनकी शांति विराम है वो लगातार टूट रहा है। लेकिन हमने ये देखना चाहिए कि चाइना का सबसे नाजुक पॉइंट है सीपीईसी, जो इसके 3 रास्ते हैं। दो वहां गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए जा रहा हो। चाइना ने ये क्यों किया? चाइना ने ये किया कि आप इसके बैकग्राउंड में जाए। 1840 में जो वहां पे सिख ने जब लद्दाख टेक ओवर किया था और जम्मू में मिलाया था, उसके बाद हम लोग तिब्बत में गए थे, तिब्बत को हमने अपने में मिलाया था। तो चाइना की क्विंग डिनेस्टी ने वहां से अटैक करके हमको सिक्स को पीछे खड़ा वो किया था। उसके बाद हमारा जॉनसन लाइन पे एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद मैकार्डिनी मैकमोहन लाइन हुआ। तो 1958 तक आप देखेंगे, 1958 तक जो जॉनसन लाइन है, जो कि आपकी जो गलवान रिवर और गलवान रिवर जो आके जो स्काईगू रिवर है और जो आप काराकोरम रेंज है, उसके ईस्टर्न साइड में कहीं आगे ज्यादा जॉनसन। किस समय आप लद्दाख में पोस्टेड थे? मैं 2009 से लेकर 2011 तक मैं पोस्टेड था। निखिल दीवान जी, ये एक बार युद्ध, अगर हम आर्थिक मुद्दे को लेकर बात करूं मैं, जो चीन की इकोनॉमी खराब हो रही है, इसमें चूंकि आज के जो टॉपिक का नाम है भारत मांगे बदला, तो बदला का थोड़ा सा मैं बदलाव चाहता हूं, क्योंकि हर एक चैनल में युद्ध के ऊपर बात हो रही है। हमारे साथ में आशीष जी भी हैं, कर्नल आशीष, जो कि वहाँ लद्दाख में पोस्टेड भी रहे। मैं भारत से बदलाव की उम्मीद के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ जी, क्योंकि आज का शीर्षक ही भारत मांगे बदला। पहला बदलाव मैं ये चाहता हूं कि चूंकि आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट हो गई है, रावत साहब आ गए हैं, अब डिफेंस सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है। इन सारे मामलों में सिर्फ सीडीएस के थ्रू होना चाहिए। तो रक्षा मंत्री कर रहे हैं सीडीएस से लगातार बात। एक मिनट, मैं आ रहा हूं। दूसरा, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की भी जरूरत नहीं है कि वो सिर्फ प्रोक्योरमेंट के लिए बैठे रहे और बाकी टाइम तीनों सेनाओं का हाथ बांध के रख देती है किसी भी तरह के प्रोक्योरमेंट के लिए। नॉट रिक्वायर्ड। बदलाव चाहिए साहब। अगर आशीष जी बोल रहे हैं, देश बोल रहा है कि चाइना के साथ बदलाव लेना है, तो बदलाव चाहिए। और मैं बदलाव में आगे बता रहा हूँ। सरकार ने फ्री हैंड दिया है सर। सब फ्री हैंड वो नहीं चाहिए है। फ्री हैंड ग्रास रूट लेवल से मैं मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम 10,000 जवान वहां पे भेज देंगे, गलवान को रिकैप्चर कर लेंगे, पर जब तक ये ग्रास रूट लेवल की चेंजेस नहीं आएंगे कि ये 2 मुख्य अधिकारी आज भारत में हैं। पहला है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि इंटरनेशनल चीजों को देखे, भले वो इंडो पाक हो, इंडो श्रीलंका हो, इंडो चाइना हो, इंडो यूएस हो, सब कुछ। और दूसरा है एनएसए, जो कि आंतरिक मामलों को देखे। डोभाल साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं अपॉइंटमेंट की बात नहीं, वो है उस पद पर है, उस पद पर है, लेने में कोई बुराई नहीं है, वो भारत सरकार के प्रतिनिधि है। देखिए, आज से 2 साल बाद ना रहे, इसलिए मैं अपॉइंटमेंट को ज्यादा मानता हूं। और सबसे बड़ी बात, तीसरी बात ये है, जो है वो सेना ऑपरेशन को मुहिम ने। तीसरी बात यह है कि आज हम अगर डिफेंस प्रोक्योरमेंट को ले लें तो जिस लेवल पे वो होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। आज साउथ चाइना सी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक मुद्दा बना हुआ है, पर हमारे पास में उतने एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है कि जो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को पूरी तरह से कवर कर सके। ये बदला सिर्फ आप गलवान को लेके चल रहे हैं, मैं देश को लेके चल रहा हूं।
और देश में ये बदलाव चाहिए, बदलाव ही चाहिए, बदलाव आएगा तो बदलाव चाहिए। और बदलाव मुझे ये चाहिए है सबसे पहले कि आज अगर भारत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अपॉइंट कर दिया है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। 1-to-1 रक्षा मंत्री और सीडीएस में बातचीत होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिफेंस सेक्रेटरी, देयर शुड नॉट बी एनी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। It is very clear that the chief of defense staff is there for all external aggressions and all procurement. Second is जहां पर भी आर्मी डिप्लॉयड है, फिर भले ही वो नक्सल के खिलाफ हो या आतंकवादियों के खिलाफ हो, वहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अधिकार होना चाहिए और बाकी पूरे इसमें एनएसए का हाथ होना चाहिए। ये क्लियर कट बाउंड्री लाइन जब तक हम नहीं बनाएंगे सर, भारत में तो उतने हाई लेवल पे सर भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक चुनी हुई सरकार है और इस चुनी हुई सरकार में युद्ध का फैसला, लड़ाई का फैसला, परमाणु बम बटन दबाने का फैसला एक चुना हुआ नेतृत्व लेगा। इससे आपको इनकार है क्या? मुझे उससे इनकार नहीं है। मैं बदलाव सरकार में नहीं चाह रहा हूं, मैं बदलाव सरकार की फंक्शनिंग में चाह रहा हूं कि आज दो हिस्सों में बंटने के बजाय दो हिस्सों में हमने बांटे कि आंतरिक सुरक्षा एक अलग चीज है और बाहरी सुरक्षा एक अलग चीज है, राइट। दूसरा यह है कि उस बदलाव को लाने के लिए आज मुझे अगर एक राइफल मंगाना है तो मेरी फाइल सिर्फ भटकती रह जाती है, वो लंबे दूर तक चलती है, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 साल तक। वो बदलाव के कारण तो सीडीएस बने। इसीलिए जब आपने नाम दिया इसका कि भारत मांगे बदला, तो मैं वो बदलाव पहले चाहता हूं। आज जैसा आशीष जी बोल रहे हैं कि हम मेरी सेना, मैं सेना से हूं, मैं जानता हूं कि अगर मैं 50,000 सैनिक वहां पर भेजूंगा वो जीत के आएगा, पर उतने ताबूत और उससे 10,000 गुना आंसू जो हर एक देशवासी रोएगा, वो इस वजह से है कि हमारे के सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी है। और वो सिस्टम ये कहता है वेरी क्लियरली कि ये दोनों चीजों को बिल्कुल अलग किया जाए। फिर दूसरा ये है कि आज अगर फिर से जैसे पहले भी सरकार ने खुली छूट दे दी थी पाकिस्तान के खिलाफ, जब हम बात कर रहे थे कि खुली छूट दे दी थी, काफी ऑपरेशंस एलओसी के ऊपर आज भी चल रहे हैं। ये खुली छूट चाइना के खिलाफ जो दी गई है, इनके क्या प्रोटोकॉल्स हैं वो सरकार ने अभी तक डिफाइन करके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट वो सीडीएस ने को नहीं दिए हैं। आप खुली छूट का मतलब ऐसा नहीं समझ सकते हो जो एक सामान्य नागरिक समझ रहा है कि अरे सरकार ने खुली छूट दे दी, चलो ना चलो ठोक दो। ऐसा नहीं है साहब। वॉरफेयर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड साइंस, राइट। मुझे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चाहिए। जैसे 2005 के प्रोटोकॉल के मुताबिक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो चाइना के साथ में ये है कि हम हथियार लेके अटैक नहीं कर सकते, ना वो कर सकते हैं। ये जितना भी घटनाक्रम 15-16 जून के लगभग हुआ है, इनमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जो भी शहादत हुई है वगैरह और वो जो भी शहादत हुई है, तार वार बांधे उन्होंने, और कईयों की हो सकता है जिसकी रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है कि वो पहाड़ों से गिरे हो, नदी में गिरे हो, -डिग्री टेम्परेचर्स की वजह से उनके जम गए हो। तो मुझे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट दीजिए ना। अगर आप बोल रहे हैं कि खाली है क्या निखिल जी, मैं आप सर आशीष जी से पूछना चाहता हूँ सर, एक सिस्टम में बदलाव चाहते हैं, कार्य प्रणाली में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि मैं भविष्य भी देख रहा हूँ, मैं आज का गलवान नहीं देख रहा हूँ, आज से 10 साल बाद का देख रहा हूँ। लेकिन ये जो सर की जो एक कल्पना है, परिकल्पना क्यों, ये तो वास्तविक है, वास्तविक है। तो ये मैं आप जो एक चेंजेस चाहते हैं सर, वो उसमें वक्त लगेगा, लेकिन हमको तो कल ही वहां पर हिसाब पूरा करना है। तो कल हिसाब करने के लिए फौज तैयार है ना, उसके लिए मैं क्या मना कर रहा हूँ। उसके लिए इन्होंने भी बोला, मैं भी बोल रहा हूँ कि सेना भेजो, हम कर देंगे। पर देखिए 1962 में गलवान से 1962 गलवान से शुरू हुआ था, ठीक हुआ था। 2022 गलवान खत्म होना चाहिए, और उसके लिए ये सीडीएस और एनएसए के जो बदलाव मैं कह रहा हूँ वो मैं मानता हूँ, इस देश से मानता हूँ। इस बदलाव के बिना आशीष जी, इस बदलाव के बिना 2022 में हम गलवान खत्म नहीं कर पाएंगे। इस बदलाव के बगैर भी खत्म कर सकते हैं। ये बदलाव जरूरी है और ये करना अपने टाइम से होगा, लेकिन इस समय जो जरूरत है हमारे पास, और 2022 में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोविड की वजह से जो चाइना का हालत हुआ है, हमारे पास न्यूक्लियर टेरराइड है, ये हमारे पास जरूरी के अंडमान निकोबार स्ट्रेटेजिक कमांड हमने इसलिए बनाया कि $15 मिलियन का रोज का चाइना का व्यापार यूरोपीय देशों से और अफ्रीका से होता है।
साउथ चाइना सी से घूम के जाना पड़ता है। 14 देशों के साथ चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट से स्प्रेडली ऐसा है, बाइको आइलैंड्स में उसके प्रॉब्लम्स है, फिलीपींस के साथ प्रॉब्लम्स है, जापान के साथ प्रॉब्लम्स है, सिंगापुर के साथ प्रॉब्लम्स है, जब क्वाड हांगकांग के साथ प्रॉब्लम्स है, हर के साथ उसके प्रॉब्लम्स है। तो साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहां मौजूद है। तो चाइना इतना लीवरेज नहीं है चाइना के साथ कि खुद खुलेआम इंडिया के साथ वॉर करे। वो इंडिया को लो इंटेंसिटी में पूरा इलेक्ट्रिफाइड बॉर्डर रख के, जैसा मैंने पिछले स्टेटमेंट में बताया था कि करना चाहता, लेकिन उससे हम क्या करेंगे यदि हमने एक्ट नहीं किया तो उसकी हर एक्शन पर रिएक्ट करते रहेंगे। अभी इनिशिएटिव हमने लेना चाहिए। उसको डर है। इनिशिएटिव क्या होगा, वो क्या होना चाहिए? इनिशिएटिव पाकिस्तान, क्योंकि उसकी जो प्रॉक्सी स्टेट है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमने नीलम वैली से आगे जाके टेक ओवर करना चाहिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हम लोग आएंगे, ऑटोमेटिकली चाइना को लगेगा कि ये तो गिलगित बाल्टिस्तान के और नजदीक आ गए, जो उसका डर है, क्योंकि इंडिया को गिलगित बाल्टिस्तान से पीछे हटाना चाहता है। वो जो जिनजियांग और तिब्बत के बीच में जो रोड बना रहा है, नेशनल हाईवे 239, उसमें वो चाहता है कि इंडिया किसी भी तरह से हाइट्स पे आके डोमिनेट ना करे। हमने यदि आगे जाके इनिशिएटिव लिया और अच्छी जगह हमने पकड़ ली जहां से हम चाइना को डोमिनेट कर सकते हैं, और जरा थ्रेटन यदि होगा तो उसको लगेगा ये इंडिया नहीं है, ये इजराइल की तरह काम कर रहा है, जिसको कल की चिंता नहीं है। हमें ज्यादा लाभ आने के साथ चाहिए। कर्नल आशीष मिलिट्री लेवल पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, मैं इनके बिल्कुल साथ में हूं। मैं कभी मना नहीं कर रहा हूं किसी भी चीज के लिए। मैं एक अलग लेवल और एक अलग डायमेंशन की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने सीडीएस और एनएसए के बारे में बोला, तीसरी बात जो मैं आज बोलने जा रहा हूं, जो जहां इन्होंने एंड किया था कि साउथ चाइना सी से पूरा व्यापार हो रहा है, जितने भी आरटीए हैं और फ्री ट्रेड एरियाज हैं, वो सारे WTO की गाइडलाइंस में आते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से जिसके हम भी सिग्नेटरी, हम उसके बंधे हुए हैं। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि हम बायलैटरल एग्रीमेंट्स करें, उसका नाम अलग दे दें कि उसको फ्री ट्रेड ना देके ओपन बिजनेस करके, भले फिर वो साउथ अफ्रीका से करना है या तंजानिया से करना है या यूरोपियन यूनियन से करना है, जिससे कि हम चाइना का ट्रेड जो इंडिया में हो रहा है वो तो हम बंद कर ही रहे हैं। लोगों ने खूब मुहिम उठाई कि टिकटॉक बंद करो, टिकटॉक आज भी चल रहा है, या एक जज्बा फिर जागा है कि हम चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल सही है। पर मैं इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहा हूं, उसको और आगे ले जाना चाहता हूं, जिससे कि आज जिस तरह से चाइना कॉर्नर हुआ है, उसको 2022 तक हमने पूरी तरह से कॉर्नर करना। सर आपका कुछ पॉइंट है? मेरा पॉइंट ये है कि WTO के सिग्नेटरी है, पर क्या इंडिया ने सारी वर्ल्ड बॉडीज के प्रोटोकॉल फॉलो करने का ठेका ले रखा है? इजराइल ने एक 193 टाइम यूनाइटेड नेशंस के और जो उनके जो सैंक्शंस है उन सब की खुलेआम धज्जियां उड़ाई है। पाकिस्तान ने उड़ाई है। उगर मुस्लिम्स को 10 लाख मुस्लिम्स को यातना शिविरों में टॉर्चर कर रहा है चाइना, उसकी भी उन्होंने धज्जियां उड़ाई है। तो इंडिया के बाध्य है। दूसरी बात हम क्यों इतने सज्जन क्यों बनना चाहते हैं? हम क्यों इतने सज्जन बनना चाहते हैं? हम क्यों परवाह कर रहे हैं? हम इतने सज्जन क्यों हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसको कि पिछले 15-20 सालों से डिस्कशन में आता रहा है, जो कि आज के टॉपिक में नहीं है, इसलिए मैं नहीं कवर करूंगा। इज इंडिया अ सॉफ्ट कंट्री? मतलब जब हम अपने सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में गए थे, तब भी ये ग्रुप डिस्कशन टॉपिक था कि इज इंडिया सॉफ्ट कंट्री? अगर आज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG, ब्लैक हैट कमांडो, अगर रूबिया टारगेट को यूज करते हैं, तो वो रूबिया टारगेट जो है, वो सैयद साहब की लड़की रूबिया को छुड़ाने के चक्कर में, बचाने के चक्कर में बहुत सारे टेररिस्ट को जब छोड़ दिया गया बाद में उनकी बहन रूबिया की बहन मुख्यमंत्री बन गई। इस देश में ये भी होता है तो कि आतंकवादी को छोड़ने वाले। मैं भटकाने नहीं देना चाहता हूं। मैं सिर्फ इंडिया के सॉफ्ट टारगेट के बारे में, अगर कंधार हाईजैक की वजह से फिर से आतंकवादी को छोड़ दिया जाता है, तो ये एक बहुत गलत मैसेज जो जा रहा था पूरे विश्व में, वो खत्म हुआ पुलवामा बालाकोट से। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट। नाउ दोस काइंड ऑफ स्टेप्स हैव टू बी टेकन। आज फिर मैसेज देने की जरूरत नहीं लगती करना आशीष। जबरदस्त मैसेज देने की जरूरत आज फिर मैसेज देने की जरूरत है। बिल्कुल दिया, मिलिट्री माइट है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, युवा भारत है, सब कुछ हमारे पास। इससे बढ़िया सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। आपको ठोकना चाहिए। निखिल दीवान जी, अब कल क्या होगा? ये जो आपने बताया वो तो देखिए, कल क्या होगा? जिस तरह से पूरा डिस्कशन चल रहा है हम तीनों के बीच में कि मिलिट्री के बारे में आशीष जी बता रहे हैं, मैं सपोर्ट में हूं, क्योंकि मैं भी उसी परिवार से हूं। आप एक ही है, तो चूंकि वो ऑलरेडी उस पॉइंट्स को रख रहे हैं, इसलिए मैं दूसरे पॉइंट्स की तरफ बढ़ रहा हूं कि एज अ फ्यूचर हमने क्या करना है।
मैं वही जानना चाह रहा हूँ। मैं नहीं, आप कल की बात कर रहे हो, आशीष जी बताएंगे कि कल हम एक डिवीजन वहां पर भेज सकते हैं या 3 स्क्वाड्रन हम तेजस के वहां भेज सकते हैं, वो ही है। मैं आज 2020 नहीं, हम उसके और 10 साल बाद की बात कर रहा हूं कि कब तक, व्हाई। अगर पीओके को कैप्चर तो नहीं, पीओके ऑलरेडी अपना है, मतलब पीओके में हमने अगर पैर जमाना है, मैं पीओके कैप्चर का वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, पीओ को वापस लेना है। हाँ, पीओके में पैर जमाना, वापस क्यों लेना, पैर जमाना है, मतलब शब्दों का प्रयोग ये कूटनीति में, डिप्लोमेसी में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें पैर जमाना है। तो किस तरह से पैर जमाना है, इसके ऊपर पूरी एक रणनीति बनानी पड़ेगी, और ये रणनीति पूरी मिनिस्ट्रीज ने बैठ के बनानी है कि वहां पर रोड डेवलपमेंट्स क्या होंगे, वहां पर एजुकेशन डेवलपमेंट क्या होगी। इट इज नॉट जस्ट कि आप आर्मी को वहां भेज के उस रियल एस्टेट को कैप्चर कर लो। तो आज से 10, 12, 20 साल के बाद में या 5 साल के बाद में जो होना है उसके ऊपर मैं बातचीत कर रहा हूँ। कल जो होना है, आशीष जी बात कर। बहुत बहुत शानदार और बढ़िया मौका मिला है। हाँ। आपको सरकार के लेवल पे सिर्फ ये कुछ अपीलें आ रही हैं कि टिकटॉक को बायकॉट करो, चाइनीज को बायकॉट करो। जिस तरह से मलेशिया ने हमारा साथ नहीं दिया था पाकिस्तान लॉन्ग में, तो वहां पे एक लॉबी थी, जिन्होंने तेल वालों की लॉबी, जिन्होंने बोला था हमको उनसे 1 लाख मिलियन टन जो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, बुजुर्ग राष्ट्रपति, उनको हटना पड़ा इसी वजह से। वैसे यदि इंडियन गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है तो यहाँ व्यापारिक संगठन कर सकते हैं जो चाइनीज बहिष्कार नहीं लेंगे ही नहीं, खत्म हो रही थी पाकिस्तानी चाइनीज आइटम्स हमारे लॉकअप में है तो उनको रहने दीजिए। देखिए साहब, क्या हो रहा है, वी हैव टू ब्लीड देम इकोनॉमिकली। Correct. एब्सोल्युटली आपको ब्लीड करना पड़ेगा, और यदि वॉर करनी पड़े तो इनिशिएटिव लेने के लिए वॉर कीजिए। 20 साल भारत का इतिहास, पर अभी भारत का जो रुख मुझे नजर आ रहा है सर, मुझे जो भारत का रुख नजर आ रहा है, दोनों से मैं बात करना चाहूंगा इस विषय पे कि अभी हम आज भी हम कूटनीतिक डिप्लोमेटिक तौर तरीके अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कल भी बात हुई थी हमारे उनके उप मंत्री लेवल के अधिकारी से, हमारे जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो बहुत बड़े राजनीतिक हैं। श्रीवास्तव साहब, इसमें मैं आपको मदद करना चाहूंगा कि जैसे एक बैलेंस डाइट होता है कि जिसमें प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, वैसे ही इस पूरे मामले में कूटनीति भी चाहिए, युद्ध नीति भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है नहीं, जैसे इन्होंने ओपनिंग सेंटेंस में बोला था कि उनका पूरा दूतावास बंद करके एक कड़ा मैसेज हमने देना चाहिए, राइट? तो दैट इज अ डिप्लोमेटिक या कूटनीति, वो होना चाहिए। इमीडिएट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस टू गलवान एंड टू लद्दाख, वो मिलिट्री माइट है। ट्रेडर्स, आप और मैं, एक कॉमन सिटीजन क्या कर सकते हैं, वो भी इस देश को चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने हथियार उठाया तो मैं ही सिर्फ गलवान जाके चाइना के खिलाफ लड़ सकता हूं। और इन सब की कैपेबिलिटी है हमें। ये अगर चाइनीज है जो आपने माइक मुझे दिया है, पता नहीं है क्या, कौन सा वाला है, ये हो सकता है, जो हो सकता है मुझे नहीं पता। अगर ये चाइनीज है तो आपकी संस्थान, आपका जो ये न्यूज चैनल है, इसको उठा के कल फेंक दे। हम विश्वास दिलाते हैं डिजियाना न्यूज लगातार स्वदेशी अपनाओ की मुहिम चलाएगा, और डिजियाना न्यूज अपने दर्शकों से अपील करना चाहता है कि केवल चीन को हराने की जिम्मेदारी कर्नल आशीष की या कर्नल निखिल दीवान जी की या सैनिकों की फौज की नहीं है, बल्कि हर भारतीय की है। हर भारतीय को ये चाहिए कि वो स्वदेशी अपनाए और चीनी सामान का बहिष्कार करे। जब तक हम चीनी सामान का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक चीन की अर्थव्यवस्था खराब नहीं होगी, तब तक भारत को हमेशा खतरा बना रहेगा। इसलिए आज से, अभी से, इसी वक्त से शपथ खाइए, कसम खाइए कि हम चीनी सामान का ना इस्तेमाल करेंगे, ना करने देंगे। देखते रहिए डिजियाना न्यूज। भारत बदला लेकर रहेगा, हम बदला लेंगे, जरूर लेंगे। धन्यवाद।